तो बिजनेस के अंदर में इंडस्ट्री आता है और कॉमर्स आता है। आज अभी हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। कॉमर्स को दो भागों में रखा गया है। पहला आपको दिख रहा होगा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इस दोनों के बारे में हम व्याख्या करेंगे। ट्रेड क्या होता है? सिंपली ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कोई कहीं से सामान खरीदता है और कहीं ले जाके बेचता है, तो ये ट्रेड हो गया। बट ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी का मतलब होता है, आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा, वर्ब जो होता है दो तरह का होता है, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है एंड दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो इसको और भी नामे बोलते हैं ऑक्सिलरी। यहाँ पे इसको हम लोग एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, मतलब ट्रेड में सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है। अब इसको हम एक कहानी के तौर पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? कैलकुलेटर। ओके गुड। इसका मैन्युफैक्चर कहां हुआ होगा? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में हुआ होगा। और यह कैसियो की कैलकुलेटर है, तो कहीं ना कहीं से बाहर से मैन्युफैक्चर होके आया है, इंडिया में इंपोर्ट होके आया है। तो अब सवाल है, ये कंज्यूमर के पास, हम कंज्यूमर हैं, एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। हम कंज्यूमर है और हमारे पास ये गुड्स आ गया, अवेलेबल है। तो क्या ऐसे ही आ गया? नहीं, किसी ने बेचा, बेचने में उसको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस को, ट्रेडर को हेल्प करते हैं। तो पहली बात, यह मैन्युफैक्चरिंग हुआ, हम प्रिज्यूम करते हैं, जो गुड़गांव शहर में हुआ। गुड़गांव, और गुड़गांव से मुजफ्फरपुर शहर तक आने में किसने मदद किया होगा? इस सवाल है बच्चों आप लोगों से, किसने मदद किया होगा? अपने मुजफ्फरपुर शहर में यह सामान को मैं यूज कर पा रहा हूं, किसके बदौलत? कैसे पहुंचा? सर वाहनों के द्वारा। एकदम, इसको एकदम बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशंस, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशंस, यह रेलवे के द्वारा हो सकता है, या एयरवेज से हो सकता है, रोडवेज से हो सकता है, ट्रक के द्वारा हो सकता है, कुरियर सर्विस के द्वारा हो सकता है। तो एनी टाइप ऑफ सर्विस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशंस। और ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशंस एनी गुड्स इज अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल हो पाता है। मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होता है, तो ये क्या है? एक बैरियर है। बैरियर मतलब रुकावट है। सामान मैन्युफैक्चर हुआ गुड़गांव में और मुजफ्फरपुर तक लाना पड़ेगा, नहीं तो कंजम्पशन मुजफ्फरपुर में कैसे होगा, जगह जगह कैसे होगा? बनता सामान कहीं और है और इस्तेमाल, यूज कहीं और होता है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट आता है। एक एरिया अपना कंप्लीट हुआ। अब दूसरा एरिया है, जो इस सामान तो आ गया, ट्रांसपोर्ट के द्वारा मुजफ्फरपुर शहर में आ गया, लेकिन इस सामान को तो कहीं रखना होगा, रखना होगा ना, इसको तो हिफाजत करना होगा। तो कहां रखेंगे? वेयर हाउसिंग में। एकदम सही, वेयर हाउस। इस सामान ट्रांसपोर्ट होके आया तो वेयर हाउस में रखेंगे। तो वेयर हाउस हमें किस चीजों से प्रोटेक्ट करता है? हमारे सामान को रक्षा करता है डैमेज होने से, बारिश से, पानी से, चोरी से, थेफ्ट से। तो ट्रांसपोर्टेशन जो बैरियर्स था, प्लेस का, जगह का जो बैरियर्स था, उसको रिमूव किया। एंड वेयर हाउस क्या करता है? हमारे सामान को
प्रोटेक्ट करता है। प्लस अब सिंपल सा एक दूसरा सवाल फिर पूछता हूं, यह कैलकुलेटर तो बन गया गुड़गांव में, और हमारे दुकान में कस्टमर आ गया, मान लीजिए आप सेलर है या हम सेलर है या एनीवन सेलर है, यहां पे मानते हैं रोहित जी सेलर है इस सामान का। रोहित जी के पास कस्टमर मैं पहुंचा, बोला सर जी मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। तो रोहित जी बोलेंगे सर जी रुकिए ना, फैक्ट्री से बात करते हैं और मंगवाते हैं, फैक्ट्री से बात करना होगा। तो क्या कस्टमर हम रुकेंगे? हमें तो सामान इमीडिएट चाहिए, हमें तो नीड्स है, अभी का अभी चाहिए। हम किसी और दुकान में जाएंगे, वहां पता करेंगे, फिर किसी और दुकान में जाएंगे, और जहां पे मिल जाएगा वहां से खरीद के लेके आ जाएंगे। तो वेयर हाउस, तो रोहित जी को करना क्या होगा, कैलकुलेटर पहले से मंगा के गुड़गांव से अपने वेयर हाउस में रखना होगा, जिससे टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स अपने कस्टमर को कर सके। बात को समझिएगा, ट्रांसपोर्ट बताया मैं दूसरा बताया वेयर हाउस। वेयर हाउस कैसे मदद करता है आपको, कैसे हेल्प करता है बिजनेस को, टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। दो मुद्दे पे हम लोगों ने बात कर लिया। ट्रांसपोर्ट प्लेस का जो बैरियर है, जगह का जो बैरियर है उसको रिमूव करता है, एंड वेयर हाउस टाइमिंग का जो बैरियर है, समय पे किसी वस्तु की उपलब्धता, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द राइट टाइम, तो वेयर हाउस। तीसरी बात, निशांत जी को मान लीजिए इस कैलकुलेटर का बिजनेस करना है मुजफ्फरपुर शहर में, वेल एंड डन। तो आप लोगों ने पढ़ा सर ट्रांसपोर्ट करवा के मंगवा लेंगे, वो बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्ट करके मंगवा लेंगे। उनके पास 5 लाख का कैपिटल था, क्या था, 5 लाख का कैपिटल था, और इससे इन्होंने व्यापार करना चालू अपना सोचा, और ऑर्डर भी दे दिया, और माल वहां से चल भी गया। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, दुर्घटना, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और सारा का सारा माल लुट गया। लुट भी सकता है, कोई थेफ्ट कर सकता है। बैठो, चलो बैठो बैठो। तो कोई थेफ्ट कर सकता है, तो पूरा वो तो बर्बाद हो जाएंगे, फिर पैसा कहां से आएगा, फिर दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी बिजनेस स्टार्ट करने को। तो अब ट्रेडर को कोई ना कोई ऐसा बीच में चाहिए जो उसको मदद करे। तो इसके लिए कौन है, कौन आता है बीच में, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस बिल्कुल सही, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को जो बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है उससे प्रोटेक्शंस करता है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को हेल्प करता है। आप जैसे ही हम ऑर्डर देते हैं गुड्स का, वहां से माल चलता है, रास्ते में भी है, तो हमें किसी बात का डर नहीं है, आराम से सो पाएंगे, क्योंकि पता है मुझे, मैंने इंश्योरेंस करा के रखा है। और किसी भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आता है, कोई भी ऐसी दुर्घटना घट जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल, और इंश्योरेंस कंपनी हमें जो नुकसान हुआ है, हमें जो डैमेज हुआ है, हमें जो क्षति हुआ है, उसकी वह क्षति पूर्ति करेगा। तो 3 बात बच्चों सीखा, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस एंड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमको रिस्क से प्रोटेक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट, प्लेस, वेयर हाउस, टाइम, ये जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव करता है। चलिए 3 बात समझ गए। तो सर और भी है क्या? जी और भी है। अब रोहित जी को क्या है, हाँ, जी माल यहाँ पे बिजनेस कौन कर रहे थे, कौन माल मंगवाया है? मैं किसी का नाम, निशांत का नाम लिया था क्या? निशांत का लिया था, पहले तो रोहित लिया था, निशांत। मान लीजिए निशांत जी ने, बेटी प्लीज बैठो नीचे, डिस्टर्ब कर रही। अब उनके पास 5 लाख का कैपिटल था, बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अब वो चाह रहे बिजनेस को एक्सपेंशन करना। तो यहां पे बैंकिंग जो है वह हेल्प के लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस। दूसरी बात, रोहित जी मान लीजिए पैसा यहां से ट्रांसफर किए अपने सेलर को, तो बैंक के द्वारा फंड ट्रांसफर किए,
तो बैंकिंग कहीं ना कहीं हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में, समय कहीं ना कहीं बिजनेस को ग्रो करता है, इजी वेइंग फंड ट्रांसफर हो जाता है। प्लस अगर बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए पैसे की जरूरत है तो फाइनेंस, तो बैंक से हम फाइनेंस भी लेते हैं। तो 4 बात अभी देखा। फंड की क्राइसिस मींस फंड की अवेलेबिलिटी जो होती है, पैसे की अवेलेबिलिटी, यह पूरा करता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अलावा कस्टमर को अवेयरनेस चाहिए। आप मान लीजिए कि कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो कस्टमर उसके बारे में अवेयर नहीं होगा तो परचेज क्या करेगा? तो इसको कौन रिमूव करता है? यह जो बैरियर है अवेयरनेस की, ये कहां से आता है रोहित जी? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही। तो एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशंस, तो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरर क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करती है। बहुत सारा मोड हो सकता है मीडिया में, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, नियॉन साइन हो सकता है, बड़े बड़े होर्डिंग हो सकता है, डायरेक्ट कस्टमर टच हो सकता है। तो इस सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं, बिजनेस को हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं ग्रो करने में। तो अवेयरनेस की जो कमी है, या इसको कौन पूरा करता है? एडवर्टीजमेंट। अब जल्दी तो ट्रेड हो गया, अब हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ट्रेड 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सर इंटरनल क्या, एक्सटर्नल क्या? इंटरनल का मतलब होता है अपने देश के अंदर, विद इन द कंट्री। कहा? विद इन द कंट्री। अगर अपने भारतवर्ष में आप व्यापार करते हैं, मान लीजिए मुजफ्फरपुर से कोई माल हम सप्लाई करते हैं दिल्ली को, मुंबई से कोई माल मंगवाते हैं मुजफ्फरपुर को, तो दिस इज विद इन द कंट्री। बट अगर कोई गुड्स को हम सप्लाई करते हैं किसी अदर कंट्री में, या कोई गुड्स हम अदर कंट्री से इंडिया में मंगवाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। तो बच्चे 2 बात सीखा ट्रेड के अंदर में, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड अपने देश के भीतर, एक्सटर्नल ट्रेड दूसरे 2 कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं। अब आते हैं इंटरनल ट्रेड क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने बात किया था, कोई भी गुड्स अगर चल के मुजफ्फरपुर तक आया तो इसके बीच में बहुत सारे चैनल होते हैं। कभी कभी हम लोग डायरेक्ट कंपनी से परचेज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस बीच में मिडलमैन होता है, जो या तो स्टॉकिस्ट होता है, या होलसेलर होता है, या डिस्ट्रीब्यूटर होता है। कोई ना कोई मिडलमैन डीलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में आता है। तो इंटरनल ट्रेड में बोला होलसेल एंड रिटेल। रिटेल क्या होता है इसको भी समझेंगे। होलसेल को जो बड़े पैमाने पे बिजनेस करता है, छोटा छोटा आइटम नहीं बेचता, छोटा छोटा क्वांटिटी में नहीं बेचता है, एकदम बोलेगा कार्टून में देंगे भैया जी, कार्टून खोल के नहीं देंगे, 5 कार्टून लेना होगा, 10 कार्टून लेना होगा, होलसेल ट्रेड होता है। रिटेल ट्रेड क्या होता है, एक भी आइटम चाहिए, मान लीजिए पेंसिल का आपको सिंगल पेंसिल चाहिए, रिटेलर के पास जाएंगे वो 1 पेंसिल देगा, बट होलसेलर 1 पेंसिल नहीं देगा, बोलेगा पूरा बॉक्स लेना होगा आपको, वो भी एक बॉक्स में 12 का 12 में, मींस एक बॉक्स में 10 है, और एक कार्टन में तो पूरी कार्टन लेनी होगी। तो ये होलसेलर होता है। रिटेलर आपको जो इंडिविजुअल आइटम्स सिंगल पीस चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा रिटेलर के पास। तो हम लोग अपनी पूर्ति रिटेलर से, कंज्यूमर किससे बाई करता है? रिटेलर से। अब आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। सर एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग गुड्स विद इन द कंट्री। यूएसए से माल, या कुवैत से, जापान से, रसिया से अगर कोई सामान इंडिया में हम मंगवाते हैं तो इंपोर्ट कहा जाता है, और कोई गुड्स अगर इंडिया से हम किसी अदर कंट्री में भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और इंट्रीपोर्ट, इंट्रीपोर्ट करने का मतलब होता है जब कोई गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा होता है और बीच में
किसी अदर कंट्री से मूवमेंट लेता है तो एंट्री पोर्ट कहा जाता है। और हम लोग देखिए अगली टू ट्रेड में नीचे आपका दिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने आज डील किया, कॉमर्स के बारे में आज बात की। अब आपका रिटन थ्योरी में जो भी लिखा हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे, बट मैं चाहता हूं बच्चों एक बार क्वेश्चन करना, आप लोगों से फिर पुनः बात करना। 30 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, 10 मिनट अपने पास टाइम है थोड़ा सा इंटरेक्ट होने का। किसी बच्चे को पहली बार कोई भी क्वेश्चन से रेलेवेंट टू दिस टॉपिक या कॉमर्स को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी एनी स्टूडेंट्स एनी डाउट क्वेश्चन पूछिए मेरे से। क्वेश्चंस नहीं है? सर एक बार फिर से इंपोर्ट के बारे में बता सकते हैं? एकदम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट, देखिए आई वर्ड ही का मतलब होता है मतलब किसी सामान को किसी दूसरे कंट्री से जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता, सपोज चाइना से अक्सर जो भी विवो, ओप्पो, ये सब क्या है? चाइनीज प्रोडक्ट है। और कोई भी सामान अगर दूसरे कंट्री से, इंडिया के बाहर से अगर उसको अपने देश में लाते हैं, विद इन इंडिया लाते हैं, उसी को हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। क्लियर? Sir, I have a doubt that जी, this business study is same as accounting. नो सर, नो। दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए सर, हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का एक अपना रेलिवेंस होता है, नो डाउट। अकाउंट्स का भी उतना रेलिवेंस है, बिजनेस स्टडीज का भी रेलिवेंस है। लेकिन मैं आज आपको इंश्योर करता हूं, अक्सर बच्चे बिजनेस स्टडीज पेपर को इग्नोर करते हैं, थ्योरी पेपर है उसको इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? चलो ऐसे ही मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा सैलरी पाने वाला, देखिए जो मैनेजमेंट में होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, इंडस्ट्रिया लगाते हैं, वो अकाउंटिंग नहीं करते। उन्हें बिजनेस आइडियाज, बिजनेस परसेप्शंस, बिजनेस का जो नॉलेज है उनका बड़ा होता है। सर क्या वो बिजनेस स्टडीज पढ़ के जाते हैं? नहीं। बिजनेस स्टडीज पेपर उनके अनुभव के आधार पे, उनके कामों के आधार पे लिखी जाती है। जो स्टार्टअप करने वाला होता है, नए नए इन्वेंशंस लाते हैं, बिजनेस करने के नए तरीके लाते हैं, और जब वो तरीके रिसर्च होके वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो आपके किताबों में वो बातें लिखी जाती है। पहली बात। और एक सवाल था आपका, अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है और बिजनेस स्टडीज क्या है? बिजनेस स्टडीज में हमें बिजनेस के बारे में नॉलेज, बिजनेस को कैसे सेटअप करना है, बिजनेस के मोड क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमें कोई धंधा करना है तो हम कौन से मोड से धंधा करें, क्या क्या कानूनन प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अकाउंटिंग में जब बिजनेस हम स्टार्ट कर लेते हैं तो अब बिजनेस हमारा प्रॉपर ढंग से चले, हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग हो, फंड का पूरी एकदम देख रेख हो। क्योंकि मैनेजर, बिजनेस का जो मालिक होता है वो अलग, बड़े पैमाने पे जो बिजनेस होती है, कंपनी फर्म है, रिलायंस कंपनी की बात करें, टाटा कंपनी की बात करें, तो वहां पे फंडिंग में से वो तो सिर्फ बिजनेस को तय करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, बट वहां पे जो अकाउंटेंट होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, और डिफरेंट रोल वाले बंदे होते हैं, बीकॉम ग्रेजुएट, तो वह इस अकाउंटिंग को देखते हैं। क्लियर? Yes, sir. रोहित? ओके। Any other student, any doubt regarding commerce paper, regarding business studies, regarding anything about commerce? अगर आपको कैरियर को लेकर भी कोई सवाल हो तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं। एनी डाउट? तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ूं। Yes, sir. ओके, थैंक यू।
ऑल्दो हमने कॉमर्स के बारे में आपसे चर्चा कर लिया है, बट बच्चों का ये रहता है सर बुक में कहाँ पे। देखिए कॉमर्स वो 2 टाइप्स में, ये आपके हम ग्रुप में डाले हैं लास्ट क्लास में भी, फिर से डाल देंगे हम। कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो टू एक्टिविटीज होते हैं, पहला ट्रेड एंड दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो बिजनेस करने में फैसिलिटेट करता है। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड में हम लोगों ने देखा इन चीजों को। अब कॉमर्स के अंदर में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कॉमर्स प्रोवाइड्स करता है लिंक। अगर लिखना हो पूछे कॉमर्स क्या होता है, तो कॉमर्स प्रोवाइड्स लिंक किसके बीच में, जो मैंने क्लास में चलते चलते बात किया था, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसके बीच में बहुत सारे मिडलमैन आते हैं। एक लाइन है यहां पे, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मीन्स मैन्युफैक्चर हुआ कहां, गुड़गांव में, और कंटिन्यूअस बेसिस पे सप्लाई होती रही मुजफ्फरपुर में। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी बातें थी। ट्रांसपोर्ट, तो ये सब क्या करता है, रिमूव करता है जो भी हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट, बिजनेस करने में जो जो कठिनाई हो सकती है, जो जो ट्रेड करने में कठिनाई हो सकती है, तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो होता है वो रिमूव करता है हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। और यह हिंड्रेंस जो हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, रिस्क का हो सकता है, और फाइनेंस का हो सकता है। समझिए, एक तरह से मैं रिविजन कर रहा हूं क्लास को। पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस। अगली क्लास में जब हम बात करें बच्चे क्या हिंड्रेंस होते हैं बिजनेस के, ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत हॉट टॉपिक्स है। हिंड्रेंस ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, एकदम बोलेंगे पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस। जब हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन मींस ट्रेडर, जो बिजनेस के अंदर में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ गुड़गांव में और आपके पास अवेलेबल है मुजफ्फरपुर में, तो यह ट्रेडर ही कर पाता है। ड्यू टू ट्रेडर, ट्रेडर के वजह से ही गुड्स अवेलेबल है। और यह पर्सन्स मींस मैन्युफैक्चर हुआ वहां और अवेलेबल हो गया 1800-1500 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो ट्रेडर जो होता है पर्सन्स, तो वह जो हिंड्रेंस है पर्सन्स का, इसको रिमूव करता है ट्रेड। और प्लेस, प्लेस मींस ट्रांसपोर्टेशन, वह पर्सन्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा के आपके पास तक अपने दुकान में लेके बैठता है। तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्लेस का जो रिस्ट्रिक्शंस था वह रिमूव हो गया। टाइम, वेयर हाउस, हम पहले से सामान मंगा के गोडाउन में रखते हैं, कस्टमर आने का इंतजार नहीं करते। जो कस्टमर साहब आएंगे मेरे से बोलेंगे मेरे को चाहिए, तो हम मैन्युफैक्चरर को फोन करेंगे, बोलेंगे भैया जी भेज दीजिए, तो कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाएंगे, कस्टमर को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर को तो जरूरत है, और कस्टमर को जब जरूरत होता है तभी वो दुकान में जाता है। तो मेरे से गुड्स नहीं खरीदेगा, जहां उसे मिल जाएगा, क्योंकि फ्री कंपटीशन मार्केट है। पर्सन्स, प्लेस, टाइम, रिस्क। हमने बात किया था 5 लाख का कैपिटल, माल चला गुड़गांव से मुजफ्फरपुर, बीच में कानपुर में एक्सीडेंट हो गया। अब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी डैमेज हुआ वो हमें क्षतिपूर्ति करेगा, हम इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। और फाइनेंस, 5 लाख का कैपिटल खत्म हो गया, और पैसा चाहिए हमें, बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, और पैसा चाहिए, तो बैंक के पास जाएंगे। और 5 लाख का कैपिटल, मान लीजिए माल का खरीदारी करने के लिए गुड़गांव का जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास पैसा भेजने के लिए हम बैंकिंग चैनल की मदद लेते हैं, निफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। एक इसको आप लोग अपने बुक में लिखिएगा बच्चे, एनईएफटी, फंड ट्रांसफर करने का बहुत सारा तरीका होता है। 1 मिनट, निफ्ट, एनईएफटी, निफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपके एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ये आपको मालूम होना चाहिए।
NEFT एंड दूसरा होता है RTGS। आज ये सीख के जाना है अपने को, नई नई बात भी सीखते रहेंगे। RTGS एंड एक होता है IMPS। प्लीज आप लोग किताब पे, कॉपी पे जो भी है लेवल उस पे लिखेंगे। फंड ट्रांसफर करने का इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फंड ट्रांसफर IMPS। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड RTGS का मतलब होता है रियल टाइम